जी हाँ दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करने से पहले मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन को अवश्य देख लेना, ठीक है। क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में सेम टू सेम छपने वाले हैं। साथ ही साथ आपको किसी भी ऑनर्स पेपर या सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। आपको यहाँ पर सभी ऑनर्स पेपर व सब्सिडरी पेपर का नोट्स बिल्कुल निःशुल्क में दिए जाते, जिसके एक भी रुपये नहीं लिए जाते। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं इतना सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बीए प्रथम वर्ष, जिसे आप बीए फर्स्ट ईयर या बीए पार्ट 1 भी बोल सकते हो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री, बोले तो इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आप में से कुछ विद्यार्थियों का इतिहास जो है सब्सिडरी पेपर में होगा और कुछ विद्यार्थियों का ऑनर्स पेपर में होगा। तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो। और आप में से अधिकांश छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मैं याद दिला दूं कि आप लोगों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने ना दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में अभी तक में जितने भी सवाल पूछे गए हैं और भविष्य में जितने भी सवाल पूछे जाएंगे, वो सारे सवाल आज के इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलेंगे और यही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये 100% गारंटी है दोस्तों, ये 100% गारंटी है। यदि आप भी चाहते हो इतिहास यानी कि हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 में 100 स्कोर करना, तो प्यारे दोस्तों आप सभी अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी हो जाएंगी। तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनने वाले हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के कुछ सवालात आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर देखने के मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर देखने को मिलेंगे, लेकिन पढ़ने का तौर तरीका हमारा सब्जेक्टिव रहेगा। एक एक बात को हम लोग काफ़ी गहराई से समझेंगे, ताकि आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन ना हो और भविष्य में कभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से जुड़ी प्रश्न को कहीं और देखने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। तो आप भी चाहते हो टॉप करना, तो प्यारे दोस्तों बने रहोगे हमारे साथ। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं। तो भारत के इतिहास के संबंध में अनेक स्रोत उपलब्ध हैं, बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं भारत के इतिहास को जानने के लिए। परंतु कुछ स्रोत ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय वो वैज्ञानिक है, उसी स्रोत को हम लोग जानेंगे। हम लोग ऐसे स्रोत को जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो कि काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है। सभी बुद्धिजीवी वर्ग उसे मानते हैं, ठीक है, उसे फॉलो करते हैं। उसी स्रोत को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक भी उस स्रोत को 100% मान्यता दिए हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए इनके 3 स्रोत मुख्य स्रोत हैं, और जिनका पहला नाम है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। तो यहाँ पर देख रहे हो ये सारे प्रश्न जो है यही तीनों स्रोत पर आधारित हैं, ठीक है। और ये सारे प्रश्न जितने भी सवाल आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर में तो पूछे ही जाएंगे, और एसएससी रेलवे के लिए रामबाण है, क्योंकि एसएससी रेलवे में जो है ये सारे सवाल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कुल मिला के 5-6 बार रिपीट हुए हैं, और फर्स्ट ईयर में तो लगातार पूछे ही जाते हैं। तो एसएससी रेलवे और फर्स्ट ईयर, इन तीनों को कवर करने जा रहा हूँ। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद साहित्यिक स्रोत, इसके बाद विदेशी स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत को जानने के लिए सबसे बेहतर, सबसे सटीक क्या है? अभिलेख। अभिलेख क्या है, इसकी रचना किसने करी, ये अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते हैं, ये अभिलेख क्या चीज़ के बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर सिक्कों, जिसको हम लोग कॉइन्स बोलते हैं, इसको जानेंगे। सिक्कों पे किसका चित्र अंकन है, ये सिक्के किन किन धातु से बने होते थे, ठीक है। ये सिक्कों का प्रचलन कब से चलता आ रहा है। इसके बाद जानेंगे हम लोग स्मारक, किनके स्मारक हुए और किनके स्मारक अभी भी विख्यात हैं। इसके बाद भवन, इसके बाद मूर्तियाँ, ठीक है। इसके बाद मूर्तियाँ जानेंगे। कुछ मंदिर यानी कि 4000 वर्ष पुरानी है, जो मान के चलो कि आपके आसपास में कोई मंदिर है, आप जब मंदिर जाते हो तो बताया जाता है कि ये मंदिर 200 वर्ष पुरानी है। तो उसमें जो मूर्तियाँ होती हैं उससे आप ये पता लगा लेते हो कि ये मूर्तियाँ पहले ज़माने के लोग किस प्रकार बनाते थे, उसका रहन सहन क्या था, उसका सोचने का तरीका क्या था। तो प्यारे दोस्तों, मूर्तियाँ के बारे में भी जानेंगे, चित्रकला के बारे में जानेंगे। ये साधन, ये जितने भी साधन मैंने जिनका नाम बताया अभी, ये साधन काफ़ी ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पर हम लोग 100% विश्वास करते हैं, ठीक है, और काफ़ी सटीक जानकारी भी मिलती है। तो सबसे पहले हम ये लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं अभिलेख। तो अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राफी,
ठीक है। जब हम लोग अभी अभिलेख का अध्ययन करने वाले हैं, इसके अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी करते हैं। और एसएससी में पिछले बार पूछे गए थे अभिलेख के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको आंसर आ जाता है एपिग्राफी। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर जानने की वाली है, अभिलेख किस चीज़ के बने होते थे, तो पत्थर के बने होते थे, स्तंभ, धातु की पट्टी, मिट्टी के वस्तु, इन सभी चीज़ों के अभिलेख बना करते थे। ठीक है। और इसके बाद प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये अभिलेख आमतौर पर ठोस सतह वाले स्थान पर मिलते हैं। ठीक है। और ये अभिलेख जो है, इन पर जो भाषाएं लिखी जाती थी, कौन सी भाषाएं लिखी जाती थी, आपके मन में ये भी सवाल चलता होगा। सर आपने तो बता दिया कि अभिलेख के अध्ययन को हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख जो है ये क्या पत्थर के बनते थे, स्तंभ के बनते थे, परंतु इस पर जो बातें लिखी जाती थी कौन सी भाषाओं में लिखी जाती थी, तो प्रमुख भाषाओं की बात करते हैं। अधिकांश अभिलेख जो है संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले थे, कुछ पाली में और बाकी बात संस्कृत में। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे अभिलेख मिले, परंतु वहाँ पे जो भाषाएं लिखी गई थी अभिलेख में, जिसे अनेक सारे भाषाओं में लिखी गई थी। ठीक है। और सबसे पहला अभिलेख मिला था किनका, सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहला, सबसे प्राचीन अभिलेख जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अभिलेख है, जो कि आप मान के चलो कि आप लोगों के मन में एक सवाल और आता होगा, सर ये अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से सबसे पुराना अभिलेख बोले आपने, ये कम से कम कितनी पुरानी अभिलेख थी, तो ये 2500 ईस्वी पूर्व पुरानी अभिलेख थी। ठीक है। और इसमें इस अभिलेख में भी कुछ बातें लिखी गई थी। ठीक है। सिंधु घाटी सबसे प्राचीन अभिलेख कौन है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुई थी। ये कितनी पुरानी थी, 2500 ईसा पूर्व। और इनमें जो बातें लिखी गई थी, इनमें जो लिपियां लिखी गई थी, इसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, अभी तक इसे डिकोड नहीं किया गया है। ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ओके। और इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो अभिलेख मिली हुई थी, उसके बाद एक अभिलेख और मिला हुआ था जिनका नाम था बोगाजकोई। ये कितनी पुरानी थी, 1400 ईस्वी पूर्व। ठीक है। और अभिलेख क्यों बनता था, अभिलेख क्यों बनाया जाता था, ये सबसे अहम सवाल है। तो प्यारे दोस्तों, अभी के समय में सरकार के द्वारा कोई भी योजना आती है, किसी यानी कि संविधान में संशोधन किया जाता है, कोई किसी तरह की मतलब कोई बातें कही जाती है, सरकार के द्वारा घोषणा की जाती है, तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, बहुत सारे माध्यम हैं जानने के। परंतु पुराने ज़माने में तो सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, मीडिया नहीं हुआ करती थी, न्यूज़पेपर नहीं हुआ करती थी। फिर पहले ज़माने के लोगों को किसी तरह की योजना के बारे में बताना हो, किसी तरह के संविधान में संशोधन क्या न करना हो सर, पहले के महाराजा राजा को, तो किस तरह अपनी बातें जो है जनता के समीप पहुंचाते थे, तो कहीं ना कहीं अभिलेख के ही माध्यम से, अभिलेख ही एक सबसे सटीक और सरल रास्ता था जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का। तो प्यारे दोस्तों, कहीं चौराहा पे, कहीं मेन जगह जो है अभिलेख मतलब लगा दिया करते थे, पत्थर के अभिलेख, यानी धातु के अभिलेख, स्तंभ के अभिलेख, और उस पर जो है अपनी अपनी लिपियाँ से, संस्कृत लिपि में, पाली लिपि में सरकार अपनी घोषणा को लिख दिया करते थे, अपने बारे में लिखा करते थे कि हमने ये सब किया, मैं इतना महान हूँ, ये सब सारी बातें अभिलेख में लिखा करते थे ताकि जनता को पता चले सर। इसके बाद प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं क्वाइंस के बारे में। मैंने अभिलेख के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दी, इसके बाद मैं आपको अब क्वाइंस के बारे में बता दूँ। ठीक है। सिक्के, तो अभी के समय में आप मुझे कमेंट करके बताओ, अभी के समय में सिक्के किस चीज़ के बनते हैं। अभी जो 1 रुपये 2 रुपये के जो सिक्के आते हैं, किस चीज़ के कौन सी धातु के बना करते हैं, तो लोहा के बना करते हैं। परंतु उस ज़माने में सिक्के जो है सोना के, तांबा के, चांदी इत्यादि के जो है सिक्के बनाए जाते थे। और अभी के समय में आप देखोगे 2 रुपये के सिक्के में हिमालय का चित्र को अंकित किया जाता है, और भी बहुत सारे पिक आपको देखने को मिलेंगे। परंतु उस समय जो है, यानी कि 5वीं सदी से पहले तो मतलब सिक्के में कोई चिन्ह हुआ ही नहीं करते थे। और सबसे पुराना सिक्का को क्या बोला जाता था, आहत। आहत क्यों बोला जाता था, क्योंकि उसे पीट कर बनाया जाता था। ठीक है, इसलिए आहत कहा जाता था। 5वीं सदी के बाद कुछ अपडेट किया गया, यानी कि पहले ज़माने के राजा महाराजा के द्वारा अपडेट किया गया। अपडेट में क्या किया गया, सिक्कों में जो है वो तारीख दिया गया। जैसे कि अभी के सिक्कों में आप तारीख देख रहे होगे, 2020 का ये सिक्का है, 2021 का। उसी और 5वीं सदी के बाद के राजा महाराजा भी वही नियम को करते थे, वो भी सिक्कों में जो है तिथियाँ दिया करते थे। इसके बाद मान के चलो कि गुप्त काल में जैसे विष्णु काफ़ी ज़्यादा फेमस है, विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान का तस्वीर, तो बहुत सारे भगवान का जो है तस्वीर जो उसमें अंकित किया करते थे। ठीक है। इसके बाद आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार कहाँ मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा मगध से प्राप्त हुए हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कौन चलाए थे, भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले कौन चलाए थे, हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में डाई विधि का उपयोग किया।
ठीक है। कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी। अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है आपको कि स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कौन चलाए हुए थे, तो आप आंसर करोगे हिंद यूनानी। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए थे, तो कुषाण शासकों के द्वारा, जबकि गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्र स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, सातवाहन शासकों ने शीशे के मुद्राएं जारी किए हुए थे। तो सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए हुए थे और गुप्त शासक वो भी स्वर्ण के मुद्राएं चालू किए थे। इसके बाद कुषाण शासक सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने के सिक्के प्रकार यानी कि लाए हुए थे। इसके बाद हिंद यूनानी सबसे पहले सोने के सिक्के लाए हुए थे, ठीक है। प्राचीन भारत की जानकारी के लिए अनुपयोगी पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है। इसके बाद मंदिर, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी से बने बर्तन तथा चित्रकला भी प्रमुख है। बहुत सारे मंदिर से भी हम पता कर सकते हैं कि उस ज़माने के लोग की संस्कृति क्या रही थी, वास्तुकला किस प्रकार थे, ये सारी जानकारी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। ये सब बातें संक्षिप्त में मैंने जान लिया। अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में मैंने संक्षिप्त में जाना। इसके बाद साहित्यिक स्रोत के बारे में जान लेते हैं प्यारे दोस्तों। साहित्यिक स्रोत, तो साहित्यिक स्रोत को जो है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। पहले के ज़माने में कोई छपाई की मशीन नहीं हुआ करती थी, हाथों से पुस्तकों को लिखी जाती थी। और हाथों से लिखी हुई पुस्तक को हम लोग क्या कहते थे, पांडुलिपि। हाथों से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। और ये पांडुलिपि कौन से, पहले के ज़माने में कागज़ भी नहीं हुआ करते, ठीक है। तारपत्रों पे लिखा जाता था या तो भोजपत्रों पर लिखा जाता था, ठीक है। और इस प्राचीन साहित्य को यानी कि साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। एक है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य की जब बात करते हैं तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों सबसे पुराना है आपका हिंदू धर्म, सबसे विश्व में सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। प्राचीन भारत में इसका उदय होने से पहले प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म में संबंधित पुस्तकों में मिलती है। अब हिंदू के कौन कौन से धर्म हैं, इनमें प्रमुख रचनाएं के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण और महाभारत। और वेद की जब बात करें तो इनमें सबसे प्राचीन, सबसे पुराना आपका है ऋग्वेद। इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में जब हम लोग आते हैं तो इसमें हम लोग जानते हैं क्या क्या, राज व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम लोग यानी कि काफ़ी गहराई से जानकारी मिलती है, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में। यहाँ पर हम लोग महाभारत रामायण के बारे में तो पढ़ेंगे ही, परंतु यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं साहित्यिक स्रोत के अलावा भी कुछ स्रोत हैं, विदेशी स्रोत, ठीक है। विदेशी स्रोत, तो विदेशी स्रोत को हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समझेंगे क्योंकि ये आप लोगों को टफ लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फाइनली हम लोग भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका सबसे पहले निर्माण किया गया था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन दे गए हैं। सबसे पहले किसका निर्माण किया गया था, तो प्यारे दोस्तों भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो ये प्रश्न जो है आपके एसएससी रेलवे और फर्स्ट ईयर में भी पूछे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझने का तरीका सब्जेक्टिव रहेगा और याद करने की आवश्यकता तो बिल्कुल भी नहीं है। बस शुरू से लेकर अंत तक हमारे इस वीडियो को देखते रहो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों धौली में स्थित एक शैलकृत हाथी है, ठीक है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में धौली स्थित शैलकृत हाथी का सबसे पहले निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है आपका। इसको और भी बारीकी से पढ़ेंगे। वेदांग कितने हैं इसको समझते हैं क्योंकि ये सवाल एसएससी रेलवे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर में तो हर बार पूछे ही जाते हैं। वेदांग कितने हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे भी पता चले आप लोग पढ़ाई के ऊपर सीरियस हो। तो यहाँ पर जानेंगे हम लोग वेदांग कितने हैं, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी के सामने, तो आप लोगों को पता होना चाहिए वेदांग कुल मिला के 6 हैं। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग कुल मिला के 6 हैं, ठीक है। वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है। वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को भी वेदांग कहा जाता है। शिक्षा, पहला है आपका शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा आपका व्याकरण, चौथा है ज्योतिष और पांचवा आपका छंद और छठा है आपका निरुक्त। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले शिक्षा के बारे में जान लेते हैं। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण करने की विधि बताई गई है। और दूसरा कल्प जो है आपका, इसमें जो है बताया गया वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए। इसके बाद प्यारे दोस्तों तीसरा आपका व्याकरण, इससे प्रकृति और प्रत्यय आदि योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त अनुदात तथा स्वरित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। और चौथा है आपका निरुक्त, वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन जिन अर्थों में किया गया है उन अर्थों का निश्चयात्मक रूप से उल्लेख किया गया है। और पांचवा है आपका ज्योतिष,
इससे वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों का समय का ज्ञात होता है। छठा है आपका वेदों में प्रयुक्त गायत्री और इसके बाद उसनिक आदि छंदों की रचना का ज्ञान छंद शास्त्र से होता है। ठीक है, तो वेदांग कुल मिला के 6 हैं। कौन कौन है मुझे कमेंट करके बताइए। वेदांग कुल मिला के 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। और अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य, बोले तो चाणक्य, बोले तो विष्णुगुप्त ही इनका नाम है। वेद व्यास किसके रचयिता हैं? तो महाभारत के रचयिता हैं। कालिदास की बात करें तो ये मालविका अग्निमित्र के लेखक हैं। रघुवंशम के लेखक हैं। ये सारे पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि। यदि आपसे यहाँ पे प्रश्न कर दिया तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। यदि आपसे प्रश्न कर दिया जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो गोस्वामी तुलसीदास। और यदि आपसे यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है रामायण के रचयिता कौन है? तो आप वाल्मीकि पर क्लिक करोगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है आपका। ठीक है, और तुलसीदास ने रचना करी थी रामचरितमानस का। इसके बाद वेद व्यास ने महाभारत का और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की। इसके बाद आपसे यहाँ पर प्रश्न कर दिया जाता है महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास थे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। कौटिल्य किसके? तो कौटिल्य थे किसके? अर्थशास्त्र के। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस के। ठीक है, कामंदक किसके थे? नीतिसार के। कामंदक के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक नीतिसार। विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस, कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र और वेद व्यास के द्वारा महाभारत। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल मिला के 18 हैं। पुराण कितने हैं आपसे पूछ दिया जाए तो पुराण कुल मिला के 18 हैं। ठीक है, वेद कितने हैं? तो 4 हैं। वेद कौन कौन 4 हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18। वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6। ठीक है, वे पुराणों की रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा। ठीक है, लोमहर्ष और उग्रसर्वा के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी और पुराण कुल मिला के 18 हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत के प्राचीन पंचभाग नामक सिक्के। भारत के प्राचीन यानी कि सबसे पुराना पंचभाग नामक सिक्के के से उस समय किस प्रणाली की जानकारी मिलती है? भारत के जो प्राचीन सिक्के पंचभाग हैं, ठीक है, वो सिक्के से हम लोगों को किस प्रणाली की जानकारी मिल रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है प्रजातांत्रिक प्रणाली। भारत के जो सबसे पुराना सिक्का है पंचभाग, इससे मुझे प्रजातांत्रिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर के मंदिर किस शैली में निर्मित है? देखिए, भारत में ना तीन शैली से मंदिर का निर्माण किया जाता है। एक है नागर शैली, दूसरा है द्रविड़ शैली, तीसरा है बेसर शैली। नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर ले बेसर शैली जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकांश इस शैली के द्वारा, बेसर शैली के द्वारा अधिकांश मंदिर बनाए गए हैं भारत में। ठीक है, और नागर शैली दक्षिणी भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये द्रविड़ शैली जो है मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हुए? ये क्वेश्चन एसएससी रेलवे के लिए तो टफ है ही, क्योंकि टफ इसलिए है क्योंकि हर बार पूछे जा रहे हैं। बोले तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से बनाए गए हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली से बनाए गए। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 9 देखिए, निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा यानी कि प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिर के लिए कौन सा जगह इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अजंता की गुफा का नाम सुना होगा आपने। अजंता की गुफा बौद्ध गुफा मंदिर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और नालंदा विश्वविद्यालय की रचना नालंदा विश्वविद्यालय में ही मतलब रचना की गई थी। ये सारी बातें हम लोग विस्तार से समझेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। अजंता की गुफा में बौद्ध गुफा मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, आप लोग एक बार जरूर जाना घूमने, सेल्फी उल्फी लेना। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनाया? खजुराहो में जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसे किसने बनवाया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्यारे दोस्तों, ये खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, ये बनाया गया था किसके द्वारा? तो ये बनाया गया था राष्ट्रकूट के द्वारा। ठीक है, खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आप सभी यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। ठीक है, एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कर्णिक मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एलोरा की गुफा में जो शिलोत्कर्णिक मंदिर है, वो किसका प्रतिनिधित्व करता है, किसके बारे में बताता है, किसके बारे में बयां करता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म।
तीनों धर्म के बारे में ये प्रतिनिधित्व करता है। कौन? तो एलोरा में जो है शिलोत्कर्णी का मंदिर, ठीक है, ये तीनों धर्म के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया? अजंता की जब रचना की जा रही थी, इसमें जो काफ़ी अच्छे उत्कृष्ट रूप से कला किया जाना, यानी कि आर्ट को कौन कौन इसमें सहायक थे, कौन दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अंत तक हमारे साथ बने रहोगे। वकाटक, अजंता की कला को इनमें से किसने सहायता दिया था? वकाटक ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो पल्लवों के द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। रथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया था? तो पल्लवों के द्वारा। कहाँ है ये? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है और पल्लवों के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शिलाकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है, कहाँ पर? ठीक है, इसका आंसर आप मुझे करके बताओगे। एलोरा में। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शिलाकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर रहता है एलोरा की गुफा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? खजुराहो मंदिर स्थापित करने के निर्माण में कौन कौन सहयोग थे? खजुराहो मंदिर का जब स्थापना की जा रही थी, इसके निर्माण में कौन कौन सहयोगी अपना अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे? तो प्यारे दोस्तों, चंदेल वंश, ठीक है, चंदेल ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चंदेल वंश जो है खजुराहो मंदिर के स्थापना में अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे। खजुराहो का मंदिर चंदेल के द्वारा तो बनाए गए, परंतु ये मंदिर किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो हिंदू धर्म और जैन धर्म से, यहाँ पर बौद्ध धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये खजुराहो का मंदिर किससे संबंधित है? हिंदू धर्म और जैन धर्म से। और इसमें किसने सहायता प्रदान करी थी? तो प्यारे दोस्तों, आपके चंदेल वंश ने। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हॉट है, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर जो है कहाँ पर स्थापित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ये भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, लिंगराज मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में है। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर, शैल बोले तो पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसे दिया गया था? एलिफेंटा का प्रसिद्ध खूबसूरत पत्थर को काटकर बनाए गए मंदिर का श्रेय किसे दिया गया था, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है आपका। राष्ट्रकूटों के द्वारा एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर जो है मंदिर बनाया गया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है किससे संबंधित? एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर है वो किससे संबंधित, कौन कौन धर्म से संबंधित है? तो इसके बारे में आपको बताना है। हिंदू से, बौद्ध से और जैनों से, ठीक है। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से, ये तीनों से संबंधित है कौन? एलोरा में गुफाएं, ठीक है। एलोरा में गुफाओं में जो शैलकृत मंदिर है वो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। और प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर यदि प्रश्नों का ना भी पता हो फिर भी उत्तर देने का प्रयास करो, चाहे उत्तर गलत हो या सही, फिर भी आप कमेंट में उत्तर दे के जरूर बताएं। उससे क्या होगा ना, मैं जो उत्तर बताऊँगा आपको 100% याद होंगे। यदि आपको विश्वास ना हो तो इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट करो, फिर मेरे द्वारा जो उत्तर बताए जाएंगे वो आपको 100% याद होंगे। यही है याद करने का सबसे सटीक तरीका, इसलिए मैंने बोला था आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी कलम लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्लास में ही सारे रिवीजन होंगे आप सभी के, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाता है, सभी के मन में एक ही उत्तर आ रहा है, महाराष्ट्र। आप लोगों ने सही जवाब दिया है, महाराष्ट्र में जो है अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काटकर, अच्छे ढंग से काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? उस समय में कोई जेसीबी नहीं हुआ करती थी, ना ही कोई टेक्नोलॉजी हुआ करते थे, परंतु उस जमाने के मंदिर अभी भी काफ़ी ज़्यादा अडिग हैं और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हैं, ठीक है। तो समझ सकते हो उस समय की कला किस प्रकार रही होंगी, ठीक है। चट्टान को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, पल्लव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पल्लव वंश के द्वारा चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया था। और रथ मंदिर किनके द्वारा बनाया गया था महाबलीपुरम में? तो पल्लवों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ पर हैं?
पश्चिम भारत में प्राचीनतम सबसे पुराना शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं, तो आपको बताना है सबसे पुराना गुफाएं कहाँ है पश्चिम भारत में। कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाक से। तो नासिक, एलोरा, अजंता, नासिक, एलोरा, अजंता, ठीक है, काफ़ी बेस्ट है ये। इसको क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर कहाँ समर्पित है, किसको समर्पित है। खजुराहो का जो मातंगेश्वर मंदिर है किस भगवान को समर्पित है। मातंगेश्वर मंदिर किस भगवान को समर्पित है, ये मंदिर कहाँ पर है, मातंगेश्वर खजुराहो में। ये किस भगवान को समर्पित है, मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाता है आपका शिव को। शिव को जो है मातंगेश्वर का मंदिर समर्पित है, कहाँ पर, खजुराहो में। शिव को क्या, कौन सा मंदिर समर्पित है, तो मातंगेश्वर, और ये कहाँ पर है, खजुराहो में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप सभी, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अजंता की जो गुफाएं हैं किससे संबंधित है, इसके बारे में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो ये जातक कथाएं से संबंधित है। अजंता की गुफाएं जो है ये जातक कथाएं से संबंधित है। और जातक किसका ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का है, ठीक है। बौद्ध धर्म में ये वर्ड का यूज किया गया था, जातक का। और ये अजंता की गुफाएं जो है जातक कथाएं से संबंधित हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट वंश ने किस वंश को अपना संरक्षण दिया हुआ था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंतिदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे, दंतिदुर्ग। और इन्होंने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया हुआ था, तो इसका आंसर मुझे बताइए। यह एसएससी के लिए सबसे फेवरेट प्रश्न है। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों ने अपना संरक्षण प्रदान किया था। और राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे, तो प्यारे दोस्तों इसका दंतिदुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 26, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलवे में पूछे गए हैं ये सवाल। और फर्स्ट ईयर में तो ये सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है और ये नागर शैली से बनाई गई थी शायद। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, मुझे कमेंट करके बताओ। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन द्वारा बनाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव बर्मन द्वारा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बताओगे। तो प्यारे दोस्तों ये पुणे में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है, तो पुणे में है, ठीक है, पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग रुक करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित मंदिरों में से किससे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलकृत स्थापना का आश्चर्य माना जाता है निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य रूप से माना गया है। वंडरफुल, सो वंडरफुल, आश्चर्यजनक, कैलाश मंदिर एलोरा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर के निर्माता कौन थे। एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है, काफ़ी ज़्यादा ये मंदिर फेमस है, आप लोग कभी जाना घूमने के लिए। ये मंदिर के निर्माता कौन थे, इसके बारे में आपको बताना होता है। तो इसका आंसर होता है कृष्ण प्रथम के द्वारा जो है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित थे, तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः नीम धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी, किस धर्म के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। तो सी, वैष्णव धर्म के लिए एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं इसको काट कर बनाए गए थे। किस धर्म के लिए, तो वैष्णव धर्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। त्रिमूर्ति के लिए कौन सी गुफा विख्यात है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एलिफेंटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एलिफेंटा एक ऐसी गुफा है जो कि त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। एलिफेंटा एक ऐसी गुफा है जो कि त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आप, उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नलिखित मंदिरों में से सबसे बड़ा, सर्वाधिक, सबसे ऊंचा मंदिर कौन है। यानी कि उड़ीसा में नष्ट होते होते कुछ मंदिर बच गए, उसमें से एक मंदिर सबसे बड़ा, सबसे सर्वाधिक, सबसे ऊंचा है, जिसका नाम क्या है, मुझे कमेंट करके आपको बताना है। तो लिंगराज मंदिर, जी हाँ दोस्तों, ये भुवनेश्वर में है और ये सबसे ऊंचा, सबसे सर्वाधिक मंदिर है, ठीक है, लिंगराज मंदिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधुवासी पूजा किसके करते थे। सिंधुवासी किसके पूजा करते थे, इसके बारे में आपको बताना है।
तो सिंधुवासी जो है पीपल की पूजा करते थे, पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, परंतु आप पीपल पर टिक करोगे। सिंधुवासी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। इसके बाद मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क क्रमशः कितनी चौड़ी और लंबी थी? मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी, मेन रोड जिसे आप लोग बोलते हो, जिसे आप लोग NH बोलते हो या हाईवे बोलते हो, तो मोहनजोदड़ो में भी मुख्य सड़क हुआ करती थी। उस समय में वो लोग NH हाईवे नहीं बोला करते थे, परंतु मुख्य सड़क बोला करते अवश्य होंगे। तो उसकी चौड़ाई और लंबाई क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो कुल मिला के यहाँ पर बात कर ले तो यहाँ पर 10 मीटर चौड़ी थी, 400 मीटर लंबी थी। 10 मीटर क्या थी? चौड़ी। इसके बाद यहाँ पर 400 मीटर क्या थी? लंबी थी। तो प्यारे दोस्तों, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क जो है 10 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी थी। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व। अब आपके मन में सवाल आता होगा, 2500 से 1750 नहीं होता है, 2500 से कुछ आगे होता होगा। तो प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ ईस्वी पूर्व लगा होगा वो घटते क्रम में है, ठीक है, घटते क्रम में है। वो 1750 से 1600 ऐसे करके वो 1 तक आएगा, फिर जो है 1 से जो है शुरू होगा, ईस्वी पूर्व नहीं लगेगा उसमें। इसके बारे में हम विस्तार से समझाएंगे क्या है ये मीटर। तो कुल मिला के बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है? 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, ठीक है। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई का श्रेय किसे दिया गया है? मोहनजोदड़ो की जो खुदाई की गई थी, वहाँ जो अवशेष प्राप्त किए गए थे, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के कुछ अवशेष मिले थे, परंतु ये खुदाई का श्रेय किसको जा रहा है? ये खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो प्यारे दोस्तों, ये खुदाई जो है राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी 1922 में राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से ही मिट्टी के हल मिले थे, ईंटें मिले थे, इसके बाद बहुत सारी कुएं भी मिले थे। तो आपको कालीबंगा के बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। इसका क्वेश्चन नंबर 39 आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जुलाहा भी रहा करते थे, कुम्हार भी रहा करते थे, मछुआरा भी रहा करते थे, परंतु लोहार नहीं रहा करते थे। अब लोहार क्यों नहीं रहा करते थे, आपके मन में सवाल आता होगा। तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी धातु की खोज लगभग संभव तक कर दी गई थी, परंतु लोहा की खोज नहीं की गई थी, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल वगैरह वगैरह सब की खोज की गई थी, सभी धातुओं की, परंतु लोहा का कोई प्रमाण नहीं है। जब लोहा ही नहीं रहेगा तो लोहार कहाँ से पैदा होगा? लोहा ही नहीं रहेगा तो लोहे की औजार कहाँ से बनेगी? तो कुल मिला के बात करें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंधुवासी परिचित नहीं थे। सिंधुवासी जौ से परिचित थे, कपास से, गेहूं से, परंतु तंबाकू से नहीं थे। अभी के समय में, वर्तमान समय में 10 साल से लेकर 80-90 साल तक के आदमी तंबाकू से परिचित हैं, परंतु सिंधुवासी के लोग तंबाकू से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो समझ सकते हो, ये लोग परिचित नहीं थे या जानबूझ के परिचित नहीं होना चाहते थे, कुछ भी रीजन हो सकता है, परंतु तंबाकू नहीं था तो नशा बिल्कुल भी नहीं होता होगा। जब नशा नहीं होता होगा तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट भी अभी आपको मैं बताता हूँ। जो अभी हम लोग काफ़ी बेहतरीन ढंग से सड़क बना रहे हैं, ईंटे के घर बना रहे हैं, नालियाँ बन रही है सड़क के किनारे, वो सारा कुछ हम लोग सिंधु सभ्यता का ही कॉपी करके अभी के समय में पेस्ट कर रहे हैं। तो समझ सकते हो, आज से 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता कितना ज़्यादा विकसित था, जो कि अभी तक हम लोग उसका कॉपी कर रहे हैं, फिर भी उसके जैसा नहीं हो पा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी जानेंगे हम लोग। मोहनजोदड़ो में मिली प्रमुख इमारत का नाम क्या है? मोहनजोदड़ो में एक प्रमुख इमारत मिली थी। ऐसे इमारत तो बहुत सारी थी, परंतु यहाँ पे बात की जा रही है प्रमुख इमारत। जब प्रमुख इमारत की बात करें तो यहाँ पे विशाल स्नानघर मिला हुआ था, ठीक है, विशाल स्नानघर, ठीक है, विशाल स्नानघर मिला हुआ था, ओके। इसके बाद मोहनजोदड़ो में जो है क्या कहते हैं, शाही किला भी मिला था, विशाल दुर्ग, ये सारे मिले थे। प्रमुख रूप से विशाल स्नानघर यहाँ पे माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आप सभी, सिंधुवासी सुशिक्षित थे, इस बात की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई और वस्तुओं से प्राप्त होती है, ठीक है। सिंधुवासी सुशिक्षित थे, इस बात की जानकारी उत्खनन से प्राप्त हुई थी, वस्तुओं से प्राप्त होती है। इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर होता है मिट्टी की मोहरें, ठीक है। एक मिनट आपको मैं
एक मिनट में यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर दूं, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। मोहनजोदारो को जो है प्रेतों का टीला भी कहा जाता था, ठीक है, मृतकों का टीला और प्रेतों का टीला भी कहा जाता था। और मोहनजोदड़ो से जो है विशाल स्नानगृह भी मिले थे, अनाज रखने के लिए एक कक्ष भी थे, विशाल दुर्ग भी था, शाही किला भी था। विशाल स्नानगृह क्यों बनाया गया और विशाल नाम क्यों पड़ा? जैसे अभी के समय बाथरूम बोल रहे हो ना, तो वहीं पर मोहनजोदारो में भी एक विशाल बाथरूम मिला हुआ था, परंतु उसका उपयोग किस चीज़ में क्या किया जाता था? तो कोई अनुष्ठान जब होता था तो उस समय इस स्नानघर का उपयोग में लाया जाता था, कोई विशेष कार्य के लिए इस स्नानघर का उपयोग में किया जाता था। तो समझ सकते हो विशाल स्नानघर किस लिए बनाई गई थी। और इन सभी में जो है सबसे प्रमुख इमारत कौन थी? शाही किला। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पर सिंधुवासी सुशिक्षित थे मिट्टी की मोहरे से, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुई ये बातें? तो उत्खनन के दौरान इस बात की पता लगी। हड़प्पावासी जानवर को संभवतः पवित्र मानकर पूजा करते थे। आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से कौन से जानवर को वो पवित्र मानकर पूजा करते थे? तो कुबर वाला सांड। अभी के समय में देखते होगे आपके गली में, आपके मोहल्ले में कुछ व्यक्ति धोती कुर्ते में आते हैं और उसके साथ एक कुबर सांड यानी कि बैल रहता है, ठीक है। और उस बैल की विशेषता क्या होती है? उसके जो पीठ होते हैं, पीठ पर एक बड़ा सा कुबर निकला हुआ रहता है। तो लोग उसे महादेव का अंश मानते हैं और श्रद्धा से दान उन देते हैं। तो उस समय भी हड़प्पावासी भी कुबर वाला सांड को पवित्र मानकर पूजा करते थे और अभी भी कर रहे हैं हम लोग। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, निम्नलिखित में से किस जाति के लोगों को आक्रमण को हड़प्पा संस्कृति का पतन का एक संभावित कारण मानते हैं? यानी कि हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया, ठीक है, और पतन हो गया तो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है किस जाति, और यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ऐसी कौन सी जाति ने हड़प्पावासी के ऊपर आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना होगा। हड़प्पा संस्कृति के पतन का एक संभावित कारण माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो आर्य के द्वारा जो है हड़प्पा संस्कृति के लोगों पर आक्रमण किया गया था और जिससे उनका पतन हो गया, एक संभावित कारण माना जा रहा है। आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि आर्य एक विदेशी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के मध्य की दूरी क्या थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मध्य कितनी दूरी थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों 483 किलोमीटर 483 किलोमीटर हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के बीच दूरी है, ठीक है, इसमें कतई संदेह नहीं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप सभी यहाँ पर 46, कुछ विद्वानों की राय है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी थी वो कहाँ पर थी? तो इसकी राजधानी थी हड़प्पा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद हड़प्पा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष हड़प्पा से ही प्राप्त हुई, इसलिए इसका नाम हड़प्पा पड़ गया। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित किस केंद्र की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ? जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किए तो सबसे पहले हम लोग कहाँ से प्रारंभ किए थे इसका उत्खनन करना, खुदाई करना, इसके बारे में आपको बताना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग हड़प्पा से ही शुरू किए थे खुदाई का काम, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद 48 देखिए, सिंधुवासी निम्नलिखित में से किस धातु से अनभिज्ञ थे? तो प्यारे दोस्तों सिंधुवासी जो है यहाँ पर लोहा से अनभिज्ञ थे, ठीक है। कांसा, तांबा, सोना के बारे में इन्हें प्रचुर मात्रा में ज्ञान थे, परंतु लोहा ये लोग कभी नहीं देख पाए थे, इसलिए लोहा से अनभिज्ञ थे। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता में लोहार बिल्कुल भी नहीं थी। मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्यारे दोस्तों, ये सिंध प्रांत के लड़काना जिला में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान में ये लड़काना जिला है, ठीक है, यानी कि सिंध प्रांत यहाँ पे पाकिस्तान के लड़काना जिला भी आपके ऑप्शन में है, परंतु ये आंसर नहीं होगा। सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 50 का बात कर ले यहाँ पर, सिंधु वासियों के विदेशी व्यापार के उपयोग किया जाने वाला बंदर। देखिए सिंधुवासी लोग व्यापार भी क्या करते थे, ठीक है, और ये अपना व्यापार करने के लिए विदेश भी जाया करते थे। और विदेश जाने के लिए ये लोग समुद्री मार्ग को अपनाते थे, इससे इसे आसानी मिलती थी। अब ये लोग समुद्री मार्ग से जाते थे तो ऐसा नहीं कि जहाँ से मन हुआ वहीं से समुद्री मार्ग पकड़ के चल दिए, ऐसा नहीं था।
बंदरगाह भी हुआ करती थी उस समय में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में बंदरगाह भी हुआ करती थी। समझ सकते हो कितना ज़्यादा ये लोग विकसित था, ठीक है। और ये बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तो लोथल में। लोथल एक ऐसा बंदरगाह है जिसके माध्यम से सिंधुवासी विदेशी व्यापार क्या करते थे। और ये लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है। और सबसे ज़्यादा अवशेष यहीं से मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, सिंधु सभ्यता के केंद्र, सिंधु सभ्यता के केंद्रों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था होने का अनुमान किया जा सकता है। सिंधु सभ्यता के केंद्र में जो है, यानी कि केंद्र, यानी मैंने चारों तरफ सिंधु सभ्यता है, इसका जो केंद्र है, यहाँ पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के होने का अनुमान, स्थानीय स्वशासन प्रशासन जो भी है वो सिंधु सभ्यता के केंद्र में रहा करते थे, ठीक है। वहीं पर उसकी व्यवस्था थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ठीक है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया है क्योंकि नालियों तथा सफाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखकर। जब मान के चलो कि आप दिल्ली में पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के आसपास तो खूबसूरत नज़ारा तो होगा ही। उसी प्रकार स्थानीय स्वशासन व्यवस्था भी जो है वो सिंधु सभ्यता के केंद्र में था, क्योंकि वहाँ पर नालियों तथा सफाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था को देखा गया था। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। अब मान के चलो कि आप से कोई सवाल कर दे, सिंधु घाटी की सभ्यता तो आप पढ़ रहे हो, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती क्या थी, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सुनियोजित नगर व्यवस्था। अभी जिस मोहल्ले में आप रह रहे हो, जहाँ भी रह रहे हो, तो आसपास में कचरा, पानी, इधर उधर बरसात के मौसम में पानी लग जाता होगा, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लमें आ जाती थी। परंतु सिंधु सभ्यता में ऐसी बात नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं सबसे प्रमुख विशेषता इनका क्या था, सुनियोजित नगर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय विशेषताएं क्या थी। देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि आपसे हम पूछ रहे हैं कि आपके नगर की, आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो, आपके मोहल्ले की सबसे अधिक और महत्वपूर्ण एवं तारीफनीय उल्लेखनीय विशेषता क्या है। आप मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, ताकि मैं आपकी मेंटलिटी को पढ़ सकूं। तो पक्की सड़कें थी, नालियों का समुचित व्यवस्था था। ऐसा नाली नहीं कि बरसात आया एकदम नाली में ही बाढ़ आना शुरू हो गया, सब दिन नाली में पानी जा रहा है तो बरसात के मौसम में नाली से ही पानी रोड पर आ रहा है, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सुनियोजित व्यवस्था नालियों की थी, ठीक है। पक्की सड़कें थी, नालियों की समुचित व्यवस्था थी। तो ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का आंतरिक एवं बाहरी व्यापार बहुत ही प्रगति पर था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, उनका जो व्यापार था वो कहीं ना कहीं वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, यानी कि उसके आसपास मोहल्ला, गांव, समाज में भी काफ़ी ज़्यादा और बाहर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रगति पर था। इस बात का सुदृढ़ परिणाम आप कैसे बता सकते हो कि ये बात सच है या गलत। तो प्यारे दोस्तों, जिनके द्वारा उत्खनन किया गया उन्होंने बताया इस बात का प्रमाण लोथल बंदरगाह व बड़ी संख्या में प्राप्त मापतौल के बाट, यानी कि बंदरगाह तो था ही। बंदरगाह किस लिए था, क्योंकि वे विदेश में जाके व्यापार कर पाए। और ये बंदरगाह कहाँ था, लोथल में। लोथल अभी वर्तमान समय में कहाँ पर है, गुजरात में। और बड़ी संख्या में जो है अभी के समय में तो कंप्यूटर काटा आ गया है, कंप्यूटर तराजू आ गया है। नहीं तो आज से कुछ दिन पहले आप सभी देखते होंगे 1 किलो 2 किलो का लोहा का बना हुआ करता था और उसी से माप तौल की क्रियाएं अपनाई जाती थी। तो उस समय भी माप तौल के लिए बाट का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका कि सिंधु घाटी के निवासी युद्ध कला में बहुत कुशल नहीं थे। युद्ध कला में वो लोग बिल्कुल भी माहिर नहीं थे। इस राय का निर्माण का आधार किसने दिया है और किस माध्यम से हो सकती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए, पहली नंबर तो इनके पास कोई ठोस मात्रा में कोई ऐसा शस्त्र था नहीं। और दूसरे नंबर में ये लोग सबसे ज़्यादा कमाने पे, ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जन करने पे, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि में, व्यापारी में ये लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। इसलिए ये लोग कभी युद्ध के बारे में सोचा ही नहीं, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर बात कर ले उत्खनन में रक्षात्मक, जब उत्खनन किया गया, ठीक है, जब उत्खनन किया गया तो बहुत चीज़ें मिली, परंतु खुद की रक्षा करने के लिए कोई भी अस्त्र जो है मिट्टी के नीचे नहीं देखने को मिला। इससे साफ साफ ज्ञात होता है कि ये लोग कभी युद्ध के बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है आपका। समझ सकते हो कितने सहनशील हुआ करते थे उस जमाने के आदमी।
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किस जगह की खुदाई से हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मिले? ऐसी कौन सी जगह है जिसमें हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मिले हुए हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसएससी रेलवे बीए फर्स्ट ईयर के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल प्रश्न है ये। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से आंसर तो दे नहीं रहे हो। तो मोहनजोदारो से हड़प्पा संस्कृति के चिन्ह मिले थे, मोहनजोदारो से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर रुख करिए दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? आपसे पूछ दिया जाए कि आपकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो आप मुझे बताओ आपकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो सबसे मुख्य है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे इंतज़ार है आपके कमेंट का, मुझे आपके कमेंट का इंतजार है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होता है नगर योजना। नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की उपासना नहीं करते थे? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के 4 भगवान के नाम दिए गए हैं, इनमें से एक को चूज करना होता है। तो सिंधु घाटी के लोग जो है सूर्य देवता की उपासना नहीं करते थे। सिंधु घाटी के लोग सूर्य की उपासना नहीं करते थे, परंतु भगवान शिव, देवों के देव महादेव, मातृ देवी और वृक्ष की पूजा किया करते थे, परंतु सूर्य का पूजा कभी नहीं किया है। कौन? सिंधु घाटी के लोग। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से अभिज्ञ थे? ये क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट में कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 आपका, सिंधु घाटी के विनाश के लिए निम्नांकित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक उत्तरदायी माना जाता है? ठीक है, जब सिंधु घाटी का विनाश हुआ तो विनाश होने का कोई ना कोई वजह होगा। पहला वजह तो ये था कि खुद की रक्षा करने के लिए एक भी शस्त्र नहीं मिला। दूसरी नंबर और भी कई सारे वजह उत्तरदायी हैं। तो ये दूसरा उत्तरदायी क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो प्राकृतिक प्रकोप। ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप बोले तो बाढ़ आना, भूकंप आना, आंधी आना और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन की बात करें तो प्राकृतिक प्रकोप ही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो लोथल। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है आपका। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह था। प्रसिद्ध इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि यही एकमात्र ऐसा बंदरगाह था जो कि हमेशा बिजी रहता था, हमेशा एक ना दो जहाज आते जाते ही रहता था, जिसके वजह से इसे प्रसिद्ध बंदरगाह कहा गया है। और ये लोथल में है, और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? ऋग्वेद जो पढ़ाया जाता है, ऋग्वेद का जो नाम सुना होगा आपने, कुल मिला के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। परंतु यहाँ पर अब मैं बात कर लूँ आपसे कि ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है, ये किस पर काम करता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है देवी देवताओं की स्तुति। बोले तो ईश्वर प्रार्थना करने के लिए ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, ऋग्वेद में जो है इसी तरह की जानकारी आपको देखने को मिलेंगे। तो ऋग्वेद का मुख्य विषय क्या है? देवी देवताओं की स्तुति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 आप सब यहाँ पर, उपनिषदों का क्या विषय है? उपनिषदों का क्या विषय है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 63, उपनिषद का क्या विषय है? उपनिषद जो है किस विषय पर काम करता है? ठीक है, उपनिषद में किस बातें की रचना की गई है, किस बातें से संबंधित है? दार्शनिक चिंतन। इसमें जो है दार्शनिक के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 आपका, आर्य सप्त सिंध के मूल निवासी थे, ये विचार है। आर्य जो है ये सप्त सिंध के मूल निवासी थे, ये विचार किसने दिया है? तो प्यारे दोस्तों, ये विचार देने वाले थे कौन? तो A.S. दास यानी कि संपूर्णानंद का। ठीक है, A.C. दास और डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं कि ये सप्त सिंध के मूल निवासी थे, ये भारत के नहीं थे। कौन? आर्य। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, प्रोफेसर मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूलतः कहाँ से आए हुए थे? प्रोफेसर मैक्स मुलर के द्वारा जो है आर्य कहाँ से आए हुए थे? तो उनके हिसाब से कहा गया है कि मध्य एशिया से आए हुए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ? भारत। ठीक है, मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये घुड़सवा कई ज़्यादा संख्या में आए हुए थे। ये संस्कृत बोलने वाले होते थे। ठीक है, और ये संस्कृत बोलने वाले होते थे। क्वेश्चन नंबर आपका है, वर्ण व्यवस्था
कब से आई, ठीक है, यानी कि जाति पाति भेदभाव ये कब से आया। तो प्यारे दोस्तों कब से आया हुआ था तो आपको यहाँ पर बताना है। वर्ण व्यवस्था जो है उत्तर वैदिक में युग में आया, ठीक है। उत्तर वैदिक काल से जो है जात पात ये वगैरह वगैरह ये सारा कुछ जो जात पात छुआछूत ये सब उत्तर वैदिक कुल से ही युग से ही चलता आ रहा है। इसका क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। आपके सामने कुल मिला के 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा कथन आपको सही नहीं लग रहा है उस पर आप क्लिक करके मुझे बताएं। तो सभा एवं समिति वैदिक काल की 2 संस्थाएं थी, ये बातें बिल्कुल सही है। वैदिक काल की 2 संस्थाएं कौन थी, सभा और समिति। और इसके बाद अथर्ववेद में सभा और समिति को पति की राजा की प्रजापति की 2 दुहातियाँ कहा गया है, ठीक है। सभा और समिति को अथर्ववेद में राजा की 2 पुत्री कहा गया है। वैदिक काल में संयुक्त परिवार व्यवस्था थी, वैदिक काल में जो है संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, परंतु ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है। वैदिक काल में विवाह एवं संस्था के रूप में अंजाम था, ये बातें बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन विनिमय का माध्यम था। विनिमय, खरीद बिक्री का माध्यम क्या था, सारा कुछ का माध्यम क्या था, जीविका का भी माध्यम क्या था, इसके बारे में आपको बताना है दोस्तों। तो 68 का हो जाता है निष्क, ठीक है। ये जो है विनिमय का अध्ययन था, निष्क। इसका क्वेश्चन नंबर 69 आपका, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता का नाम क्या है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता का नाम आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर हो जाता है इंद्र। इंद्र को जो है ऋग्वेद में जो है सबसे प्रमुख देवता का स्थान दिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद में मूलतः कितने श्लोक हैं, तो 1028 श्लोक हैं। कुल मिला के 1028 क्या है श्लोक है ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 श्लोक हैं। इसके बाद ऋग्वेदीय काल में इंद्र को किस चीज़ का देवता माना जाता था। ऋग्वेदीय काल में इंद्र को किस चीज़ का देवता माना जाता था, तो युद्ध तथा ऋतुओं का देवता इंद्र को ही माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, ऋग्वेदिक आर्यों के धार्मिक विश्वासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऋग्वेदिक आर्यों के धार्मिक विश्वासों के विषय में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों उपर्युक्त सभी सही हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे वे आर्य जितने भी थे वो मध्य एशिया से भारत आए हुए थे। वो प्राकृतिक देवी देवता की उपासना करते थे। वे एक ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते थे। वे देवी देवताओं की स्तुति और यज्ञ क्या करते थे, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 73 आपका, उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य कौन था। उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राज्य कौन था, तो कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति की स्थिति में क्या अंतर पाया गया। देखिए, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति के बीच क्या अंतर पाया गया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, इनका राजा की शक्तियों पर नियंत्रण कम हो गया था। सभा और समिति में अंतर यही था कि राजा का जो शक्तियों पर नियंत्रण जो है वो धीरे धीरे कम हो गया था, राजा के शक्ति ना के बराबर था। क्वेश्चन नंबर 75 देखने में कौन सा वैदिक युग का सिक्का था। आपके सामने यहाँ पर वैदिक युग का सिक्का किसे माना गया है। निस्क, कनिष्क, डॉलर, रुपये इंडिया की अभी वर्तमान रुपये और ये अमेरिका का निस्क और कनिष्क। तो यहाँ पर जो है निस्क जो है ये विनिमय का सबसे बड़ा ये था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर निस्क की राइट आंसर हो जाता है। वैदिक काल का वैदिक युग का सिक्का कौन था, निस्क था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए आप सभी, निम्नलिखित आश्रय में मनुष्य को संसार से विरक्त होना पड़ता था। मनुष्य को कौन से आश्रय में संसार से दूर होना पड़ता था। तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाता है यहाँ पर संन्यास आश्रम। संन्यास एक ऐसा आश्रय है जिससे मनुष्य संसार से विरक्त हो जाता है, ठीक है। वो अपने ईश्वर प्रार्थना में लग जाते हैं संसार से दूर होके। क्वेश्चन नंबर 77 करा आपका, उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार बन गया था कौन, जन्म, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में जाति का आधार बन गया था जन्म। आपका जन्म ही जाति का आधार बन गया था। मान के चलो कि आप एक लोहार के परिवार में जन्म लेते हो तो आप जो है लोहार ही कहलाओगे, ठीक है। आप एक बढ़ई के घर में जन्म लेते हो तो बढ़ई ही कहलाओगे, बल्कि ना ही कर्म से जाना जाता था बल्कि जन्म से जाना जाता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, आर्यों का प्रमुख मादक पेय क्या था। तो आपके सामने सोमरोज, भांग, गांजा, रसीला, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो कि आर्यों द्वारा पिए जाते थे मादक के रूप में। तो सोमरस, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका। सोमरस पिए जाते थे मादक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 79 है, उत्तर वैदिक काल में कृषि उपकरणों में लाए जाने वाली कौन सी धातु थे। तो लोहा, ठीक है। वैदिक काल में जो है लोहा का खोज किया गया था और बड़े पैमाने पर कृषि होने लगे। क्यों होने लगे, क्योंकि लोहा
पूर्ण रूप से मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 80 आपका, समिति सारे जन के मनुष्य का राष्ट्रीय संगठन था जबकि सभा केवल ग्राम। समिति जो है आपका सारे जन के मनुष्यों का राष्ट्रीय संगठन था। समिति क्या था? राष्ट्रीय संगठन था, बल्कि आपके सभा जो है केवल ग्राम के मनुष्यों का ही संघ था। तो समिति और सभा का आप लोगों ने यहाँ पर अंतर स्पष्ट रूप से समझा। समिति जो है राष्ट्रीय संगठन का था और सभा केवल ग्राम के मनुष्यों का संघ था। इसके बारे में किसने कहा? ये विचार किस विद्वान के द्वारा दिए गए हैं? तो प्यारे दोस्तों, ये जिम्मर के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सततंतु उत्तर वैदिक काल का एक क्या है? सततंतु उत्तर वैदिक काल का क्या है? तो ये एक वाद्य यंत्र है, इसे बजाए जाते थे, ठीक है, सततंतु को। इसके बाद कौन सा वेद आर्य संगीत कला का स्रोत यानी कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? सामवेद को, ठीक है। कुल मिलाकर 4 वेद हैं जिसमें कि सामवेद जो है संगीत के बारे में जाने जाते हैं, यजुर्वेद बलिदान विधि के बारे में जाने जाते हैं, अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में जानते हैं, ऋग्वेद ईश्वर प्रार्थनाओं के बारे में जाने जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका, उत्तर वैदिक काल में नारी की अवस्था किस प्रकार थी? उत्तर वैदिक काल में जो है स्त्री को कितना महत्व दिया जाता था? तो पहले से खराब हो गई थी। वैदिक काल में तो स्त्रियों को पूजनीय माना जाता था, सिंधु सभ्यता में इसे स्त्रियों को काफ़ी सम्मान दिया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति, नारी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए आप, वैदिक साहित्य के कौन से ग्रंथ में आध्यात्मिक विद्या, जीव सृष्टि तथा ईश्वर के विषय में विचार प्रकट करते हैं? वैदिक साहित्य के कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें कि आध्यात्मिक विद्या दी जाती थी, जीव की सृष्टि किस प्रकार होती है, ईश्वर के विचार कौन कौन है, ईश्वर के बारे में बताई जाती थी, कौन से ग्रंथ में? तो उपनिषद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। इसको क्वेश्चन नंबर 85 देखिए आप सब यहाँ पर, वेदांग की संख्या कितने हैं? तो कुल मिला के 6 हैं। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था। तो प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो को दोबारा आप सभी देख लेना, ठीक है। मैं वीडियो नंबर 2 अतिशीघ्र आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।